तो दोस्तों चलिए देखते हैं आरबीडी पब्लिकेशन का खान सर का जो बुक है पॉकेट जी के समान ज्ञान, उसका हम लोग विश्व के भूगोल का चैप्टर नंबर 24 देखेंगे। क्या है? साइक्लोन है। चैप्टर का नाम क्या है? चक्रवात, साइक्लोन। ठीक है। अब चक्रवात न्यून वायु दाब के ऐसे केंद्र होते हैं जिन्हें चारों ओर से संकेंद्रीय सम वायुदाब रेखाएं पाई जाती हैं तथा केंद्र से परिधि की ओर वायुदाब बढ़ते क्रम में पाया जाता है। फलस्वरूप परिधि से केंद्र की ओर पवनें प्रवाहित होती हैं जो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुइयों के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल होती है। किसी चक्रवात के भीतरी भाग को चक्रवात की आंख कहा जाता है। चक्रवात के इस स्थान पर वायुदाब निम्न रहता है अर्थात इसके केंद्र में शांत वायु क्षेत्र पाया जाता है। किसी चक्रवात की आंख का व्यास आमतौर पर 15 से 30 किलोमीटर तक होता है। अब है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। क्या है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी ये चक्रवात भूमध्य रेखा के दोनों ओर कर्क तथा मकर रेखाओं के मध्य सक्रिय रहता है। सामान्यतया ये लघु आकार के होते हैं जिनकी व्यास 80 से 300 किलोमीटर तक होती है। इनकी गति 32 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये चक्रवात व्यापारिक पवनों के साथ पूर्व से पश्चिम की ओर गतिशील होती है। अब अत्यंत तीव्र गति के कारण ये चक्रवात बहुत विनाशकारी होते हैं। इनकी उत्पत्ति दो विभिन्न स्वभाव वाली हवाओं के परस्पर मिलने से उत्पन्न वाताग्र से होती है। इसमें सागरों के ऊपर उच्च दाब के कारण वायु हल्की होकर ऊपर भागों में उड़ती है। जो वायुमंडल विक्षोभ से ये चक्रवात उत्पन्न होते हैं, ये चक्रवात वर्षा के निश्चित समय में ही आते हैं। विशेष रूप से इनका समय ग्रीष्मकाल होता है। ये निरंतर गतिशील नहीं होते हैं, कभी कभी एक ही स्थान पर होते हैं। ये निरंतर गतिशील नहीं होते, कभी कभी एक ही स्थान पर अस्थायी होकर वर्षा प्रदान करते हैं। अब उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए अनुकूल दशाएं: बृहद समुद्र सतह जहां तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो, कोरियोलिस बल का होना है, ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर कम होना। अब कमजोर निम्न दाब क्षेत्र या निम्न स्तर के चक्रवाती परिसंचरण का होना, समुद्री तंत्र पर ऊपरी अपसरण है। चक्रवातों को और अधिक विध्वंसक करने वाली ऊर्जा संघनन प्रक्रिया ऊंचे कपासी स्तर से प्राप्त होती है जो इसके केंद्र को घेरे रहती है। समुद्रों से लगातार आर्द्रता की आपूर्ति से ये तूफान अधिक प्रबल होते हैं। नोट है, चक्रवात प्रायः गोलाकार, अंडाकार व वी आकार की होती है। हरिकेन एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। यह उत्तरी अमेरिका में मुख्यतः टेक्सास, मैक्सिको तथा फ्लोरिडा के तटीय क्षेत्रों और वेस्ट इंडीज को प्रभावित करता है। अब टाइफून भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। इसकी उत्पत्ति चीन सागर के आसपास 100 से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य उत्तरी गोलार्ध में होता है। वह चक्रवात के नाम व स्थान ठीक है। चक्रवात हिंद महासागर वर्सेस भारत, टोर्नेडो यूएसए, बिली ऑस्ट्रेलिया, हरिके कैरिबियन द्वीप समूह। अब टाइफून चीन, दक्षिणी चीन सागर, कोरिया जापान, पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी भारत। अब टॉर्नेडो यह भयंकर अल्पकालीन तूफान है। यह ऑस्ट्रेलिया एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी इलाकों में इसे टॉर्नेडो कहा जाता है। यह जल एवं थल दोनों में उत्पन्न होता है। इसमें स्थलीय हवाओं की गति 325 किलोमीटर होती है। पश्चिम चक्रवात विक्षोभ यह भूमध्य सागर से उत्पन्न होकर जेट पवनों के सहारे शीतकाल में भारत पहुँचे हैं।
तथा उत्तर पश्चिम क्षेत्र में हल्की वर्षा प्रदान करते हैं। शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात, इनका विस्तार 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। ये सामान्यतः गोलाकार, अर्धगोलाकार व अंडाकार होते हैं। इनका व्यास 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के मध्य होता है। इनके केंद्र तथा बाह्य दाब 10 से 35 मिलीबार के अंतर पाया जाता है। इन्हें निम्न या अवदाब कहते हैं। ये परस्पर दो विपरीत स्वभाव वाली शीत तथा उष्ण हवाओं के मिलने से निर्मित होती है। इनकी उत्पत्ति के बारे में फिजराय ने 1863 में बताया कि दो भिन्न स्वभाव व लक्षणों वाली वायु राशि के संयोग से एक गति चक्र का निर्माण होता है। उष्ण कटिबंध की ओर से उष्ण एवं आर्द्र पवन तथा ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर से शीत एवं शुष्क पवनों को मिलने से सीमांत भाग में प्रारूपी चक्रवात की उत्पत्ति होती है। अब नेपियर शॉ तथा लैम्पर्ट अब 1911 के अनुसार दो विभिन्न स्वभाव वाली पवनों से समानांतर ही चक्रवात ही उत्पत्ति का कारण है। अब शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला तापीय चक्रवात, गतिक चक्रवात और प्रवासी चक्रवात। अब देखते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में अंतर के बारे में देखते हैं। अब उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, यह प्रायः जल पर ही उत्पन्न व विकसित होते हैं। यह स्थल व सागर दोनों पर पाए जाते हैं। इनके समदाब रेखाएं प्रायः गोलाकार व पूर्ण वृत्त होती है और शीतोष्ण कटिबंध की चक्रवात रेखाएं प्रायः यशाकार की होती है। उष्ण कटिबंध की चक्रवात मुख्य रूप से 5 डिग्री से 15 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में महासागर के ऊपर पाए जाते हैं। वहीं शीत कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति 30 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य होती है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का केंद्र भाग चक्रवात के आँख या शांत क्षेत्र कहते हैं और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पश्चिम से पूर्व दिशा में गति करता है। अब उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त रहती है। वहीं शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात में हल्की से मध्य वर्षा होती है तथा इनकी आकार 160 किलोमीटर से 320 किलोमीटर हो सकती है। दाब प्रवणता बहुत तीव्र होती है। वहीं किसका उष्ण कटिबंध है, वहीं शीतोष्ण कटिबंध का वायु दाब प्रवणता हल्की होती है। अब देखते हैं प्रति चक्रवात क्या है। प्रति चक्रवात, जब केंद्र में दाब अधिक होता है तो हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती है। इसे प्रति चक्रवात कहते हैं। अब प्रति चक्रवातों की प्रकृति चक्रवात से पूर्ण रूप से विपरीत होती है। प्रति चक्रवातों की गति 30 से 35 किलोमीटर पर घंटा होती है। प्रति चक्रवातों में वाताग्र नहीं बनते हैं, वे वायु विभाजक की तरह कार्य करते हैं। अब है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रति चक्रवातों की निर्माण होती है। भूमध्य रेखा पर इनका अभाव होता है। प्रति चक्रवात में वायु की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत होती है। अब नोट में चक्रवात में हवा केंद्र की तरफ आती है और ऊपर उठकर ठंडी होती है और वर्षा कराती है, जबकि प्रति चक्रवात में मौसम साफ होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में अक्सर दो चक्रवातों के बीच एक प्रति चक्रवात स्थित होता है। अब आर्द्रता ह्यूमिडिटी
वायु में मौजूद जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। यद्यपि जल वाष्प वायुमंडल में कम ही अनुपात में 0 से 4% मौजूद है, फिर भी यह मौसम और जलवायु के निर्णायक के रूप में हवा का सबसे प्रमुख घटक है। जल वायुमंडल में अपने तीनों रूपों में मौजूद रह सकता है। यह गैसीय अवस्था में जल वाष्प, तरल अवस्था में जल की बूंदें तथा ठोस अवस्था में हिमकणों के रूप में रहता है। वायुमंडल में आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। अब पूर्ण आर्द्रता, यानी पूर्ण आर्द्रता हवा के विशेष नमूने में जलवाष्प की वास्तविक राशि का एक मापन होता है। इसे एक आंशिक दबाव के रूप में मापा जाता है। इसे ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में व्यक्त किया जाता है। अब निरपेक्ष आर्द्रता, वायु की प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। विशिष्ट आर्द्रता, वायु के प्रति इकाई भार में जलवाष्प के भार को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। इसे ग्राम केजी की इकाई में मापा जाता है। सापेक्ष आर्द्रता, किसी भी तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प तथा उसी तापमान पर उसी वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता को अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। अब सापेक्ष आर्द्रता, वायु में वास्तविक जलवाष्प की मात्रा गुने 100 बटा वायु की अधिकतम जलवाष्प सामर्थ्य है। वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होने पर सापेक्ष आर्द्रता अधिक होती है। वायु का तापमान कम होने पर भी सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाती है। अब संतृप्त वायु की सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है। 45% सापेक्ष आर्द्रता में जीव सहज महसूस करते हैं। संघनन, जल के गैसीय अवस्था से सरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होना ही संघनन कहलाता है। अब हिमांक, वह ताप जिस पर कोई द्रव जम जाता है, उस द्रव को हिमांक कहलाता है। अब देखते हैं संघनन के रूप में हिमांक के ऊपर, हिमांक के नीचे ओस, कोहरा, धुआं, बादल। ये हिमांक के ऊपर है। हिमांक के नीचे ओला, पाला, हिमपात, बर्फीले मेघ हैं। अब उषांक, संघनन प्रक्रिया के दौरान जिस तापमान पर जल अपनी जलवाष्प गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में बदल जाते हैं, उसे उषांक बिंदु कहते हैं। इसकी सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है। अब जब उषांक का हिमांक में 0 डिग्री से ऊपर होता है तो जलवाष्प की बूंदें संघनित हो जाती है तथा घास, फूल एवं पत्तियां हमें जल की बूंदे के रूप में दिखाई देती है, ओस कहलाती हैं। प्रातः काल में ओस बनने का मुख्य कारण साफ आसमान एवं शांत हवा है। अब पाला, तुषार, धरातल पर जब वायु का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता है, तब ओस के स्थान पर पाला पड़ता है। अब धुंध, वायु के निचली परत में संघनन केंद्र की बड़ी संख्या में उपस्थित धुएं के धूलकण के कारण निचली परतों में धुंधलेपन की अवस्था धुंध कहलाती है। अब इसमें दृश्यता 1 किलोमीटर से अधिक तथा 2 किलोमीटर से कम होती है। अब कोहरा, वायु की निचली परत में जलवाष्प का संघनन होने से कोहरे का निर्माण होता है। इसमें दृश्यता 1 किलोमीटर से कम होती है। अब हिम, वातावरण में हिम तब बनता है जब हिमांक बिंदु से नीचे तापमान पर जलवाष्प का संघनन होता है, तो हिम का निर्माण होता है। हिम वर्षण का ठोस रूप होता है। अब ओला, जल की बूंदें जम जाने पर ओला का निर्माण होता है। यह कपासी मेघ से गिरते हैं।
अब है बादल। वायुमंडल में विभिन्न ऊंचाइयों पर जलवाष्प के संघनन के फलस्वरूप निर्मित जल तथा हिम कणों के मेघ अथवा बादल कहते हैं। बादल कोहरे का विशालतम रूप होते हैं तथा ये काफ़ी ऊंचाई पर विकसित होते हैं। संघनन क्रिया के उपरांत जलवाष्प जल का कण या हिम कण के रूप में बदल जाता है। यही कण हमें धरातल से बादल के रूप में दिखाई देता है। बादलों का वर्गीकरण। स्तरीय कपास मेघ एस्ट्रोक्यूमुलस, ये गोलाकार अथवा बेलनाकार परतों में व्यवस्थित होते हैं। इनके किनारे आपस में मिल जाते हैं। वर्षा स्तरीय मेघ, ये काला धूसर रंग के एक समान आधार वाले मेघ होते हैं। ये निरंतर वर्षा अथवा हिम देते हैं। कपासी मेघ तथा तुगता संचयी मेघ क्यूमुलस यानी सघन मेघ होते हैं, जिनका निर्माण संघनन होने पर होता है। इनका निर्माण 2000 मीटर से 6000 मीटर ऊंचाई पर होता है। अब है कपासी वर्षा मेघ कुमुलोनियमस यानी किनारों से सफ़ेद तथा बीच में से धूसर काले दिखाई देते हैं। इनके कारण तेज वर्षा व ओलावृष्टि हिमपात होता है। अब है स्तरीय मेघ यानी स्तरीय मेघ एस्ट्रस, इसमें एक समान सी परतें होती हैं जो मंद धूसर तथा साधारण दिखाई देती है। उच्च कपासी मेघ एल्टिक्यूमुलस यानी इसे भेड़ मेघ या ऊन मेघ भी कहते हैं। ये एक समूह में दिखाई देते हैं। अब है उच्च स्तरीय मेघ। उच्च ऊंचाई के गहरे बादल होते हैं जो सूर्य व चंद्रमा को ढल लेते हैं। अब वर्षा का पूर्वाभास देने वाले मेघ होते हैं। अब है पछाभ मेघ, कोमल बेसंदान व भूरे के ढेर के समान मेघ होते हैं तथा यह चक्रवात आने का पूर्वाभास देते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ उच्च मेघ है। अब है पछाभ स्तरीय मेघ किरोसिस, ये महीन व चादर के समान मेघ होते हैं। अब है पछाभ काफी मेघ, ये गोभी जैसे दिखाई देते हैं। यह हिम कणों रवों से मिलकर बनते हैं। इन्हें मैकेरल आकाश कहा जाता है। नोट में है नोफोस्पोक द्वारा बादलों की दिशा एवं गति के नापा जाता है। अब वर्षा के बारे में जानते हैं। पृथ्वी पर उपस्थित जल जब वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा वाष्प के रूप में वायुमंडल में पहुंचता है तो ऊंचाई पर कम तापमान होने के कारण से उस वाष्प का संघनन होता है। तब जलवाष्प की बूंदें पृथ्वी पर जल के रूप में गिरती है, उसे वर्षा कहते हैं। वर्षा 3 प्रकार के होता है। सामान्य वर्षा, जब भूतल बहुत गर्म हो जाता है तो उसके साथ लगने वाली वायु भी गर्म हो जाती है। वायु गर्म होकर फैलती है और हल्की हो जाती है। यह हल्की वायु ऊपर उठने लगती है और सामान्य धाराओं का निर्माण होता है। ऊपर जाकर यह वायु ठंडी हो जाती है और इसमें उपस्थित जलवाष्प का संघनन होने लगता है। संघनन से कपासी मेघ बनते हैं जिससे भयंकर वर्षा होती है। इसे सामान्य वर्षा कहते हैं। पारंपरिक वर्षा कहते हैं कांगो बेसिन के भूमध्य रेखीय गर्त, अमेजन बेसिन और दक्षिणी पूर्व एशिया के द्वीपों में पारंपरिक वर्षा होती है। अब है पर्वतीय वर्षा यानी गर्म व वाष्प से लदी हुई वायु के मार्ग में कोई अवरोधक पर्वत या पठार आने पर वायु ऊपर की तरफ उठकर ठंडी हो जाती है। ठंडी होने से यह वायु संतृप्त हो जाती है तथा इसमें संघनन प्रारंभ हो जाता है। इससे होने वाली वर्षा पर्वतकृत या भौगोलिक वर्षा कहलाती है। पर्वत के जिस क्षेत्र में वर्षा होती है उसे वर्षा पोषित क्षेत्र कहते हैं तथा जिस ओर वर्षा नहीं होती है उसे वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं।
अब है चक्रवातीय वर्षा। चक्रवातों द्वारा होने वाली वर्षा को चक्रवात वर्षा कहते हैं। यह वर्षा मुख्य रूप से मध्य व उच्च अक्षांशों में होता है। नोट है, प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप वर्षा जल होता है। बादल फटना, अचानक असाधारण रूप से भारी बारिश होना। विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान। स्थल, देश, वर्षा सेंटीमीटर में। मासिनराम भारत में, जो कि 1216.3 सेंटीमीटर। पागो पागो समोआ, जो कि 492.76 सेंटीमीटर। माउल मुइन म्यांमार में 482.60। टेबिंग इंडोनेशिया 444.50। मोनरोविया लाइबेरिया 441.96 वर्षा होती है, सेंटीमीटर वर्षा होती है। अंडोगोया कोलंबिया, जो कि 713.74 सेंटीमीटर होती है। कोनाकरी गिनी, जो कि 429.26 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कुंचिंग, जो कि मलेशिया में यह है, जो कि 391.16 वर्षा होती है। फ्री टाउन देश है सीरा लियोन, जो कि वर्षा होती है 350.22 सेंटीमीटर होती है। अब है सूखा। क्या है? सूखा। मौसम सूखा एक ऐसी स्थिति है जिसके लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होती है और इसके सामयिक और अस्थायी विवरण भी असंतुलित होता है। अब है कृषि सूख। इसे भूमि आर्द्रता सूखा भी कहते हैं। यह तब होता है जब मिट्टी में आर्द्र की कमी होती है और फल क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, उसे कृषि सूखा कहते हैं। अब है जलीय सूखा। ये कृषि सूखा हुआ, ठीक है। अब है जलीय सूखा। यह तब होता है जब धरातलीय भूमिगत जलाशयों का जल स्तर एक निश्चित सीमा से नीचे गिर जाए। अब है पारिस्थितिकी सूखा। जब प्राकृतिक तंत्र में जल की कमी से उत्पादकता में कमी हो जाती है और परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी तंत्र में तनाव आ जाता है तथा क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो पारिस्थितिकी सूखा कहलाती है। नोट है, मौसम के अध्ययन को मीटीरियोलॉजी कहते हैं। ये मौसम के अध्ययन को क्या कहते हैं? मीटीरियोलॉजी। क्या कहते हैं? मीटीरियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अगला चैप्टर अगला वीडियो में देखेंगे। चैप्टर का नाम है खनिज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।